हम पहले सत्र की ओर बढ़ने की दिशा में हैं। मैं प्रोफेसर अर्क वर्मा जी से आग्रह करूंगा हमारे सभी अतिथियों को मंच के सामने स्थान ग्रहण करा दें। हम पहले सत्र की ओर आगे बढ़ें और हमारे आईआईटी कानपुर के सभी प्रोफेसर्स का बहुत सहयोग मिलता है, हम सबको बड़ा आशीर्वाद मिलता है। कहीं कुंवर बेचैन जी याद आते हैं कि अपने मन में ही अचानक यूं तरल हो जाएंगे, क्या खबर थी आपसे मिलकर गजल हो जाएंगे, भोर की पहली किरण बनकर जरा छू दीजिए, आपकी सौगंध हम खिलकर कमल, आपकी सौगंध हम खिलकर कमल हो जाएंगे। क्या बात। निश्चित तौर पर साहित्यकारों के लिए बौद्धिक वर्ग का सहयोग बड़ा महत्वपूर्ण विषय होता है। अगर बौद्धिक वर्ग पूरी तरह से एक साहित्यकार को सहयोग कर दे, साहित्यकार के लिए खड़ा हो जाए, तो साहित्य को अपने शीर्ष पर पहुंचने में बहुत समय नहीं लगता। और साहित्यकार अमूमन, एक पुराना समय है हमारे यहाँ, एक, मैं उन्नाव से आता हूँ, उन्नाव में एक बड़े हास्य के बड़े नामचीन हस्ताक्षर हुआ करते थे, के डी शर्मा हाहाकारी जी। वो कहा करते थे कि कवि सम्मेलन के कवि तो केवल पूरी सब्जी पर कविता पढ़ाते हैं। क्या उन्होंने वो दौर भी देखा है, पुराने कवियों ने वो दौर देखा है जी। कि कवि सम्मेलन नाम मात्र के मानदेय पर एक चिट्ठी आती थी, चिट्ठी में लिखा होता था कि आपको आना है। मानदेय का कोई उल्लेख नहीं होता था, कोई चर्चा नहीं होती थी, व्यवस्थाओं की कोई चर्चा नहीं होती थी, और कवि को कैसे पहुंचना है इसकी भी कोई चर्चा नहीं होती थी। लेकिन वही कवि सम्मेलन आज इस दौर में आकर के खड़ा हो गया है कि आज कवि सम्मेलन के पहले कवियों की वैनिटी वैन बाहर खड़ी होती है, कवियों के लिए 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार होटल्स की व्यवस्था होती है। तो निश्चित तौर पर जब प्रबुद्ध वर्ग सहयोग कर देता है, प्रबुद्ध वर्ग आगे ले जाने की दिशा में उन्मुख होता है, तो साहित्य अपने यथेष्ट तक, अभीष्ट तक अवश्य पहुंचता है। आइए हम पहले सत्र की ओर चलें, पहले कार्यक्रम की ओर चलें। विषय है सोशल मीडिया के युग में बौद्धिक और सांस्कृतिक चुनौतियां। सोशल मीडिया जिसके बिना आज का युवा अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता कि क्या होगा अगर हमारा फेसबुक अकाउंट बंद हो जाए, क्या होगा अगर हमारा इंस्टाग्राम ब्लॉक हो जाए। उस सोशल मीडिया ने दायरा तो बहुत बढ़ाया, लेकिन हमारे व्यक्तित्व को संकुचित कर दिया। आज एक घर में एक डाइनिंग टेबल पर 5 लोग बैठते हैं और पांचों भोजन करते वक्त एक दूसरे से संवाद नहीं करते, क्योंकि सबके हाथों में मोबाइल फोन होते हैं। तो सोशल मीडिया हमारे दायरे को बहुत घटा लाया, बहुत छोटा कर लाया। तो चुनौतियां क्या हैं और उन चुनौतियों से पार कैसे पाया जाए, इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में आपके अपने कानपुर नगर से प्रदीप एकेडमी के निदेशक, बड़े विद्वान हैं, बड़े सज्जन हैं और हम सब के बड़े चाहने वाले हैं, डॉक्टर प्रदीप दीक्षित जी उपस्थित हैं। मैं बड़ी विनम्रता के साथ उनसे आग्रह करता हूं कि वे मंच पर आएं। एक बार जोरदार तालियों से हम उनका अपने बीच में स्वागत करते हैं। कहीं किसी ने एक शेर लिखा था, मुझे याद आता है कि जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, क्या बात, जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, उनकी तरदीस से पत्थर पिघल भी सकते हैं। वाह। एक बार पुनः मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जोरदार तालियां बजा करके हम पहले सत्र के लिए उनसे आग्रह करते हैं कि इस सत्र को आपके बीच वो संचालित करें। बहुत बहुत स्वागत है। चाहे आपकी जहां से इच्छा हो, जहां से आपको सुविधाजनक लगे। सामने से दीदी कह रही है, सामने। आप सबको प्रणाम। मुझे लगता है वहीं आज आप सबको प्रणाम। आज सर्वप्रथम में गाथा, जिसने सचमुच एक क्रांति है युवाओं के बीच में, एक जो गैप पैदा हो रहा था कला, साहित्य और संस्कृति और युवा के बीच में। मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं और हम लोग क्या महसूस कर रहे हैं, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है, क्योंकि हम लोगों की एक एज है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आज का जो 20 साल का बच्चा है, 25 साल का बच्चा है, वो इस लेगेसी में अपने को कैसे कनेक्ट कर रहा है,
और कैसे उसको आगे लेके जा रहा है, ये महत्वपूर्ण है। तो जो आज का विषय है, इंटेलेक्चुअल्स एंड कल्चर्स चैलेंजेस इन सोशल मीडिया, मैं सीधे इसी विषय पर आता हूं। तो पहले मैं बात करूंगा कि जो चैलेंजेस हैं हमारे बीच में इंटेलेक्चुअल्स के सामने रिगार्डिंग सोशल मीडिया, और जो सांस्कृतिक चुनौतियां हैं, कल्चरल चैलेंजेस हैं, वो किस प्रकार के हैं और ये चैलेंजेस क्यों आए। इसमें मैं जो पहला रीजन देखता हूं, ये चैलेंजेस कब से शुरू हो रहे हैं। इन चैलेंजेस को सबसे पहले जो शुरू किया है वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस ने किया है। हम बहुत पुराने इतिहास में नहीं जाएंगे, हम सबसे पहले दो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस का पीरियड देखते हैं, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन फर्स्ट और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सेकंड। इससे क्या हुआ कि जो औद्योगिक क्रांतियां हुई, उस समय भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था। पहले भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज्य था, फिर 1858 से भारत जो है वो सब कॉलोनी बन गया ब्रिटेन की। और फर्स्ट इंडस्ट्रियल और सेकंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का सेंटर भी ब्रिटेन था, इंग्लैंड था। और इंग्लैंड के जो जेम्स मिल, बेंथम जैसे लोग थे, ये एक यूटिलिटेरियन कॉन्सेप्ट को लेकर के भारत में थे। यहां पर इन्होंने हमारी मानसिकता का परिवर्तन शुरू किया, माइंडसेट को चेंज किया और एक कॉलोनियल माइंडसेट का निर्माण किया। और ये जो कॉलोनियल माइंडसेट का निर्माण था, इसमें एक चीज उन्होंने सबसे ज्यादा हाईलाइट की कि भारत पिछड़ा हुआ क्यों है। इसलिए पिछड़ा हुआ है क्योंकि इसके पीछे हमारी संस्कृति है, और भारतीय संस्कृति का आधार धर्म है। तो धर्म के कारण, संस्कृति के कारण, आध्यात्म के कारण, दर्शन के कारण भारत इंडस्ट्रियल ग्राउंड पर पीछे हो गया और ब्रिटेन आगे है। उनका धर्म, उनकी संस्कृति, उनका सोच अधिक महत्वपूर्ण है। और इन्होंने एक सीधा सीधा वाइस वर्सा दे दिया, साइंस वर्सेस रिलीजन, साइंस वर्सेस रिलीजन, साइंस वर्सेस कल्चर। अब धर्म पीछे हटने लगा, क्योंकि धर्म का जैसे नाम लिया जाता है सारे लोग बहुत सतर्क हो जाते हैं, तब भी हो जाते थे। तो कल्चर और विज्ञान की लड़ाई शुरू हो गई। और इन्होंने ये बताया कि जो इंडियन अप्रोच है वो बैकवर्ड है रिगार्डिंग द रिलीजन। तो परिणाम क्या हुआ कि जो हमारा सोच बनने लगा, यानी जो एक मिडिल क्लास हमारे अंदर जो जिसका जन्म हो रहा था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से, जो पहले नहीं था, मध्यम वर्ग। आज भारत सरकार कहती है कि 5 लाख से 30 लाख रुपए वार्षिक आमदनी के बीच का जो वर्ग है वो मिडिल क्लास है। 30 लाख के ऊपर के जो जाता है, रिसेंट अमिताभ कांत की रिपोर्ट अभी आई है, और जो 30 लाख से ऊपर का जो वर्ग जाता है वो उच्च वर्ग है। तो ये जो मध्यम वर्ग था, उस समय आय का पैमाना कोई भी रहा हो, ये वर्ग लगातार ये सोचने लगा कि हम अपनी संस्कृति से हटते जाएं। विज्ञान के प्रभाव में ज्ञान पीछे छूटने लगा। भारत की आज हम बात कर रहे हैं कि भारत विश्व गुरु है, और विश्व गुरु किसके आधार पर है? ज्ञान के आधार पर। क्योंकि भारतीय ज्ञान की विशेषता यह है कि इसी ज्ञान में विज्ञान समाहित है। Science is not a separate subject for Indian knowledge. Science is a part of Indian knowledge. ज्ञान और विज्ञान दो शब्द देखिए। वी माने विशेष ज्ञान, ज्ञान से ही तो विज्ञान आ रहा है। अगर ज्ञान नहीं होगा तो विज्ञान कहां से आए? वो उसका एक पर्टिकुलर सेगमेंट है, और वो हमने दिया है पूरे विश्व को। इस तरीके से ये चैलेंजेस हमारा बढ़ता चला गया, और भारतीय संस्कृति जो हमारी ज्ञान पर केंद्रित है वो पीछे हटती गई, और उसी ज्ञान से निकली हुआ जो विज्ञान था वो आगे बढ़ता चला गया। हमारा जो इंडियन नॉलेज है, उस नॉलेज में ह्यूमैनिटी है, जो मानव की है, और मानव की से ही मानवता ह्यूमैनिटी आती है। कंपैशन है,
भारतीयता का जो सबसे बड़ा गुण है जो विश्व की अन्य संस्कृतियों में नहीं है, वो है कंपैशन, करुणा। और बुद्ध का सारा फोकस ही करुणा पर था, तो वो कंपैशन आके आता है। हमारी जो वैचारिकता है, आइडियोलॉजी है, सेंसेशन है यानी संवेदना है, ये सब भारतीय ज्ञान का आधार है। विज्ञान थ्योरी पर आधारित होता है, साइंस का आधार आप सभी जानते हैं, कोई मैं नई बात नहीं कह रहा हूं, वो थ्योरी के बिना नहीं चलता है, सैद्धांतिक। और जब थ्योरी होती है तो रैशनैलिटी होती है, और रैशनैलिटी होती है तो इमोशनैलिटी जो होती है वो डाउन होने लगती है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से सिविलाइजेशन एडवांस होती चली गई, सभ्यता आगे बढ़ती गई, और संस्कृति यानी कल्चर बैकफुट पर जानी शुरू हो गई। हम अपनी ही सांस्कृतिक परंपराओं का मजाक उड़ाने में गर्व महसूस करने लगे। कुछ भारतीय चिंतक भी ऐसे हुए जिन्होंने इन कॉलोनियल थिंकर्स का बड़ा सपोर्ट किया। जूते पहन करके खाना खाओ, टेबल पर खाना खाओ, हैंड वॉश की ज़रूरत नहीं है। मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, आप सब जानते हैं कि ये सारी चीज़ें कितनी वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित हुई हैं। बाहर से आकर के हाथ मुंह धुल करके आप भोजन लें, आज WHO कह रहा है। ये बात तो हमारे प्राचीन समय में कही गई। हमारे जैन मुनियों ने मास्क का उपयोग शुरू किया, आज वो मास्क पूरी दुनिया की आइडेंटिटी बन गया है। लेकिन इन सब का विरोध इस बात को किया गया कि ये भारतीय संस्कृति के अंग है और इनको छोड़ दो, इनके कारण से हम पिछड़े हुए हैं। हम सूट पहने, टाई लगाएं, बूट पहने और ऐसे ही खाना खाएं, और हो सके तो ऐसे ही सो जाएं, तो शायद हमारा विकास हो जाएगा। ऐसी बातें लोगों ने, मैं नाम नहीं लूंगा, आप समझ रहे हैं, जो देश के बड़े थिंकर्स कहे गए, जिनका नाम आज भी रहता है और जिनकी तमाम सारी मूर्तियां कई जगह में देखने को मिल जाती हैं, हमारे नए मध्यम वर्ग में ये बातें उन्होंने इंजेक्ट कर दी और हम अपनी संस्कृति से हटते चले। थैंक यू वेरी मच। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से सिविलाइजेशन एडवांस हो गई, कल्चर बैकफुट पर चला गया। यहीं से सांस्कृतिक चुनौतियों का यानी कल्चरल चैलेंजेस का प्रारंभ होता है। हमारे सामने सांस्कृतिक चुनौतियां आती चली गई, पैराडॉक्सीज बढ़ती चली गई, तमाम प्रकार के अंतर विरोध बढ़ते चले गए। हम एक ही चीज़ पर एक जगह सहमत होते हैं, एक जगह असहमत हो जाते हैं। ये बात मैंने की फर्स्ट 2 रेवोल्यूशंस की। एक रेवोल्यूशन जिसने हमें स्टीम इंजन दिया, स्टीम एनर्जी दी, कोल एनर्जी दी, दूसरी ने हमें इलेक्ट्रिसिटी दी और दूसरी चीज़ें दी, इनका ये प्रभाव हुआ। अब मैं आता हूँ ग्लोबलाइजेशन पर। जो थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, IT रिवॉल्यूशन जिसे हम कहते हैं, उससे जो ये सब चीज़ें एक साथ घट रही हैं। ये 1990 का वर्ष है जब मंडल कमंडल भूमंडल ने पूरी दुनिया को बदलना शुरू कर दिया है, और इसका केंद्र केवल भूमंडल का केंद्र भारत नहीं है, बाकी मंडल कमंडल दोनों का केंद्र भी भारत है। इन सब से क्या क्या परिवर्तन आए मैं उधर नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे विषय पर रहना है, लेकिन वहां से ये शुरुआत होती है। और इसी समय ये जो भूमंडल है, वैश्वीकरण है, जिसे गोर्बाचोव जो है ग्लोबल विलेज कहते थे, वो एक कॉन्सेप्ट आनी शुरू हुई। ग्लोबलाइजेशन का जो मैंने समझा है आज तक, मैं विरोधी किसी बात का नहीं हूं, लेकिन हर बात पर एक डेलिवरेटिव की जरूरत होती है, एक विमर्श की जरूरत होती है। हम लोग बुद्धिजीवियों के बीच बात कर रहे हैं। तो ग्लोबलाइजेशन का एक एजेंडा है, और वो एजेंडा है होमोजेनिक कल्चर को क्रिएट करना, ग्लोबल होमोजेनिक कल्चर को क्रिएट करना, यानी वैश्विक रूप में संस्कृति को एक रूपित कर देना, एक जैसी संस्कृति को बना देना। क्योंकि जो हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हैं मल्टीनेशनल कंपनीज के, वो एक साथ एक जगह पर पूरी दुनिया में बिक सके और उनसे एक बड़ी मात्रा में रेवेन्यू जनरेशन हो सके और कैपिटलिज्म का वर्चस्व पूरी दुनिया पर स्थापित हो सके, जिसके केंद्र केवल कुछ कोर कंट्रीज हैं और जिनमें ईस्टर्न कंट्रीज बिल्कुल नहीं आते हैं, वो केवल वेस्टर्न कंट्रीज आते हैं। कारण ये ना कि फर्स्ट 2 रिवॉल्यूशंस ने पूरे दुनिया का कैपिटल उठा करके कोर कंट्रीज को दे दिया। फर्स्ट रेवोल्यूशन, सेकंड रेवोल्यूशन में जो कपड़ा क्रांति हुई, जो दूसरी चीजों की क्रांति हुई,
जो हमारे इलेक्ट्रिक तमाम प्रकार के उत्पाद आए, इनको उत्पादित करने वाला ये सब का केंद्र यूरोप था। लेकिन थर्ड रिवॉल्यूशन से इसका करेक्ट चेंज हो रहा है, बदल गया और अमेरिका आ गया। अब इंग्लैंड पीछे है, यूके पीछे है, यूरोप पीछे है, जर्मनी पीछे हो रहा है। आज भी हम देख रहे हैं कि इंग्लैंड से हमारी इकोनॉमी जो है आगे निकल गई है, वो 6th रैंक पर है, हम 5th रैंक पर हैं इंडिया। अब अमेरिका की ओर चल रहे हैं। तो ग्लोबलाइजेशन जो है वो एक अमेरिका का प्रोडक्ट है, वो हमको दे रहा है, क्योंकि आईटी में अमेरिका लीड कर रहा है। इसके साथ में जो नेक्स्ट फेज आने वाला है, जिसमें हम लोग आ गए हैं, एआई, उसमें भी अमेरिका लीड कर रहा है और हम उसके साथ में। अब इसकी जो बैकग्राउंड में कॉलोनियल माइंडसेट चल रहा था वो चलता रहा, और इसके साथ में जो ग्लोबलाइजेशन आया उसने फिर से एक कल्चरल थ्रेट को क्रिएट कर दिया। और वो कल्चरल थ्रेट ये था कि हम पूरी दुनिया को एक रूप में देखें। हमारा जो कॉन्सेप्ट है वसुधैव कुटुंबकम, वो अलग है। हम पूरे विश्व को अपनी करुणा की दृष्टि से देखते हैं। जैसे कष्ट उनको है, क्योंकि करुणा एक भारतीय संस्कृति का बहुत बड़ा संदेश। ये सिंपैथी नहीं है, ये संवेदना नहीं है, ये है को एग्जिस्टेंस ऑफ द सफरिंग्स ऑफ अदर्स। दूसरे की पीड़ा में स्वयं को सहभागी बनाना, ये करुणा है। दूसरे की पीड़ा में सहानुभूति देना, उसके 2 शब्द बोलना, आई एम सॉरी फॉर इट, ये सब चीजें सामान्य हैं, इनमें कुछ जाता नहीं है। करुणा में व्यक्ति दूसरे की पीड़ा का सहभोक्ता होता है, इसको सफरर, उसके साथ उसके दुख को जीता है, उसके साथ उसके दुखों के निवारण के जो उपाय हो सकते हैं उनको लागू करता है। कोरोना के समय में जब गैस सिलेंडर्स की बहुत क्राइसिस हो गई थी, ऐसे कानपुर में कई लोग थे जिनके नाम भी नहीं आए हैं, लेकिन मैं जानता हूं उनको। वो दूसरों का सिलेंडर लेकर के हमीरपुर जाते थे और जहां से सिलेंडर वहां वो दे रहे थे पर पर्सन एक, उस लाइन में सुबह 4 बजे 3 बजे लगते थे और 5, 6, 8 घंटे लाइन में लग करके सिलेंडर ला करके मरीज को पहुंचाते थे। और वो मरीज उनका अपने घर का कोई आदमी नहीं होता था, कोई भी हो सकता था, वो सबके लिए ये वॉलंटरी सर्विसेज दे रहे थे। ये है करुणा। मैं करुणा पे आगे नहीं जाऊंगा क्योंकि ये बहुत लंबा विषय है, मैं विषय पर ही रहना चाहता हूं। तो जो होमोजेनिक कल्चर प्रैक्टिसेस थी वो ग्लोबलाइजेशन का एक ड्राइव बन गया, एक अभियान बन गया और उसका प्रभाव भारत में आना शुरू हुआ। और सोशल मीडिया इस होमोजेनिक कल्चर का एक प्लेटफॉर्म बन गया, क्योंकि सोशल मीडिया की बहुत अच्छी और बुरी बात है कि इसमें व्यक्ति स्वतंत्र है। आप कुछ कहना चाहते हैं अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, तो हमारे आपके ऊपर एक कंट्रोल होता है, जिम्मेदार लोग उसको नियंत्रित करते हैं। हम बिल्कुल फ्री नहीं हैं कि हम कुछ भी कह सकें और कोई भी बात कर सकें, नहीं कर सकते हैं, उस पर एक नियंत्रण रहता है। लेकिन सोशल मीडिया पर तो कोई नियंत्रण नहीं है। यह अभिव्यक्ति की आजादी भी है, इसलिए तारीफ काबिल है, लेकिन उस अभिव्यक्ति से समाज पर क्या असर जा रहा है, सोशल मीडिया में कलेक्टिविटी का पार्ट कितना है, ये जो हम बोल रहे हैं ये कहां जाएगा और उसका किस पर किस रूप में असर होगा, इससे हमारा लेना देना नहीं होता है। ये सेल्फ सेंटर्ड होता है, इसीलिए इसमें बहुत सारी पैराडॉक्सिस क्रिएट हो जाती हैं और बहुत सारे अंतर विरोध उत्पन्न हो जाते हैं। दूसरी बात हुई जो हमारा सांस्कृतिक संकट है, कल्चरल क्राइसिस, इंटेलेक्चुअल्स के सामने क्या हुआ कि 19वीं शताब्दी में कुछ प्रपोजिशंस आई थी और उन प्रपोजिशंस को हमने थ्योरी के रूप में एक्सेप्ट कर लिया।
19वीं शताब्दी के बाद 20वीं शताब्दी में केवल गांधीवाद, इसके अलावा पूरी दुनिया में देख लो कोई नई प्रपोजिशन नहीं है, कोई नया सिद्धांत नहीं है। डार्विन, कार्ल मार्क्स, आइंस्टीन, फ्राइड और ऐसे कुछ और लोगों ने जो अपनी कॉन्सेप्ट्स दी, हमने थ्योरी के रूप में उनको एक्सेप्ट किया और उन्हीं के आधार पर चलना शुरू कर दिया। 20वीं शताब्दी खाली है, गांधी जी के अलावा कोई नहीं है। 21वीं शताब्दी में अभी बहुत समय नहीं हुआ है, आगे बहुत संभावनाएं हैं, लेकिन अभी भी कोई नहीं है जिसको दुनिया फॉलो कर रही हो। कारण यह है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये बौद्धिक संकट है। 20वीं शताब्दी में नई इंटेलेक्चुअल प्रपोजिशंस नहीं आ रही हैं, 21वीं में नहीं आ रही हैं। उसका कारण केवल एक है, बौद्धिक संकट। होमोजेनिक जो कल्चर आया उसने भारत के लिए एक डिकेंड कल्चर भारत में और कल्टीवेट कर दिया। बैड कल्चर जिसे कहते हैं, अपसंस्कृति जिसे कहते हैं, ये हमारे यहां पर डेवलप होना शुरू हो गया। अपसंस्कृति को लेकर के डिबेट भी है, क्योंकि अपसंस्कृति क्या है? वेस्ट में, होमोजेनिक दुनिया में, ग्लोबल दुनिया में जहां पर वो संस्कृति है, हमारे लिए अपसंस्कृति है। हमारे उनके जो कल्चरल वैल्यूज हैं उनमें उनका व्यापक डिफरेंस। जो ये अपसंस्कृतियां हैं ये चुनौती बनी हुई है भारतीय समाज के लिए। वेस्टर्न जो प्राइवेसी का वैल्यू है, वेस्टर्न जो इंडिविजुअलिटी का वैल्यू है, जो बहुत जबरदस्त होमोजेनिक है, ये हम भी एक्सेप्ट करने लगे हैं और उस पर आगे जाने लगे हैं। जो भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के विपरीत की स्थिति है, भारतीय संस्कृति में ऐसे जो वैल्यूज हैं कलेक्टिविटी के और कंपैशन के, इन सब वैल्यूज की जगह पर हम इनको बहुत महत्वपूर्ण देने लगे। अब देखिए, जो इनफिडेलिटी है इसका कल्चर भारत में बढ़ता जा रहा है, जिसे हम अपसंस्कृति के रूप में देख रहे हैं। ये जो बेवफाई की बात है, एक वेबसाइट बता रही है कि 20 लाख इंडियन लोग बेवफाई की वेबसाइट पर अपना रिश्ता खोज रहे हैं और उस रिश्ते में जा रहे हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल डेटिंग, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस हमारे लिए अपसंस्कृति है, लेकिन वो दुनिया भी है जहां पर ये संस्कृति है। तो ये एक डिबेट है कि ये अपसंस्कृति है या नहीं है, ये डिकेंड कल्चर है या नहीं है, ये बैड कल्चर है या नहीं है। कारण ये कि भारत भी पीछे नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो इनफिडेलिटी है उसको एड्यूलेटरी रूप में अस्वीकार कर दिया है। ये अब व्यभिचार नहीं है, इस पर कोई अपराध नहीं बनता है, न कोर्ट इस पर दंड दे सकता है। इसे आईपीसी से मुक्त कर दिया है कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, और इसे सिविल नेचर कहा है कि मनुष्य का तो स्वभाव है बेवफाई करना। अगर वो कर रहा है तो उसे जेल में नहीं डाला जा सकता है। वो विवाह के अतिरिक्त किसी से भी दोस्ती कर सकता है, घूम सकता है, साथ रह सकता है, चाहे कुछ करे। ये उसका व्यक्तिगत प्राइवेसी का मामला है, कोर्ट और कानून इसमें नहीं आता। इस पर कोई लॉ नहीं है अभी आईपीसी में, और जो था व्यभिचार के रूप में, एडिसिटी के रूप में, उसको इन्होंने हटा दिया है। तो भारत आगे बढ़ रहा है। हम नई प्रकार की संस्कृतियों को भी स्वीकार कर रहे हैं, उनके पीछे आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी में डाइवोर्स, लिव इन, होमोसेक्सुअलिटी, ऐसी सारी चीजें आ रही हैं जिनके लिए एक पूरी डिबेट है कि ये सही है या गलत है। अब मैं लास्ट पॉइंट पर आ रहा हूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैट जीपीटी। ये एक बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया है। बहुत अच्छी चीज भी है, मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा हूं। इंडस्ट्रियल लेवल पर यह बहुत प्रोग्रेसिव है। भारत की औद्योगिक प्रगति में इसकी बड़ी भूमिका होगी, इसे हम नकार नहीं सकते। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत एडवांस स्टेप है, इसको भी हम नहीं नकार सकते। लेकिन दूसरी बात आती है कि ये इंटेलेक्चुअल चैलेंज। हम कोई निबंध लिखना चाहते हैं,
और चैट जीपीटी हमें पूरा निबंध लिख के दे देगा। हमने टॉपिक दिया, उसने निबंध दे दिया। अब जो मनुष्य की क्रियाशीलता है, उसकी जो पावर ऑफ क्रिएटिविटी है, रचना धर्मिता है, ये गाथा महोत्सव है। गाथा महोत्सव केंद्रित है रचना धर्मिता पर, कला की हो, साहित्य की हो, संस्कृति की हो, हर प्रकार की। अब हमारा सारा काम मशीन करेगी। इवन जो जुडिशियल डिसीजंस हैं, जो कोर्ट देता है, उन डिसीजंस में एआई हेल्प करेगी। उनके पास में, पूरी मशीन के पास में केस स्टडीज होंगे, उनके आधार पर वो तय करेगी मशीन के कौन सा अपराधी किस कैटेगरी में आता है और उसकी सजा क्या होनी चाहिए। प्रश्न ये है कि जो मनुष्य का विवेक है, जिसके लिए मनुष्य ने मानव होने की यात्रा शुरू की है, अ जर्नी फ्रॉम ह्यूमन बीइंग टू बीइंग ह्यूमन, वो यात्रा तो रुक जाएगी, वो यात्रा तो ठहर जाएगी। हम नहीं रहेंगे, हमारी सोचने की शक्ति बाधित हो जाएगी, ह्यूमन क्रिएटिविटी ब्लॉक हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, जो मनुष्य के बारे में निर्णय करेगी एआई, उस डेटा में बायस्ड भी तो होगा। क्या यह तय है कि बायसनेस नहीं होगी? आज हम ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं, डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, हम तमाम ऐसी बातें कर रहे हैं जिनमें हम ये चाहते हैं कि किसी प्रकार की बायसनेस ना हो, कोई पूर्वाग्रह ना हो, निर्णय निष्पक्ष हो। मशीन को जो डेटा फीड करेगा वो मनुष्य करेगा, और मनुष्य होता ही बायस्ड है। तो इस पे एक तर्क ये भी आता है कि जैसा समाज है, जैसा मनुष्य है, वैसी मशीन होगी, निर्णय भी वैसा करेगी। लेकिन ये अपने आप में एक चुनौती है। जो प्रैग्मेटिज्म की बात आज की जा रही है, व्यवहारवाद की बात की जा रही है, क्या हम उस व्यवहारवाद के झोंके में आइडियलिज्म को नेग्लेक्ट करेंगे, छोड़ देंगे? ये कुछ बिंदु हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। निर्णय करने का अधिकार हर व्यक्ति को है। सोशल मीडिया में लोग जुड़े हुए हैं, अपना निर्णय करेंगे, अपनी बात करेंगे। ह्यूमैनिटी और कल्चर के लिए तभी शुभ हो सकता है जब जो एल्गोरिथम तैयार हो रहा है उसमें भी परिवर्तन होंगे, और वो मनुष्य ही करेगा। हम कंप्यूटर की भाषा से चलेंगे या कंप्यूटर हमारी भाषा से चलेगा? जो मानवीय संवेदनाएं हैं, सेंसेशन है, वो क्या रूप लेगा? वही मैं दोहराऊंगा कि जो कंपैशन है वो क्या रूप लेगा? हमारी जो इमोशनलिटी है वो किधर जाएगी? हम किस प्रकार से मनुष्य से मानव की यात्रा में आगे बढ़ेंगे, या केवल रेशनल होते हुए आगे बढ़ते चलेंगे? जो हमारी इंडियन इंक्लूसिवनेस है वो कैसे आगे बढ़ेगी? हम पूरे विश्व के नेतृत्व करने के लिए तैयार खड़े हैं। अगर हम विश्व के इस ग्लोबल झोंके के पार्ट हो जाएंगे तो क्या हम विश्व नेतृत्व कर पाएंगे? क्योंकि भारत तो विश्वगुरु अपने ज्ञान के लिए था, और वो ज्ञान से अगर हम हट जाएंगे तो विश्वगुरुता हमें कैसे मिलेगी? हमारा क्या भविष्य होगा? ये सब बौद्धिक चुनौतियां हैं। समाज, धर्म, संस्कृति, साहित्य के लिए जो बात कही जाती है कि साहित्य जो होता है समाज का दर्पण होता है, स्वर्गीय हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ये बात कही थी। लेकिन मुझे आज लगता है कि साहित्य समाज के दर्पण से बहुत आगे बढ़ गया है। इसमें वो रेसेस हैं, वो इसके पास में बीम्स हैं कि समाज के जो अंदर घट रहा होता है, दर्पण तो वही दिखाता है जो सामने होता है। मैं सफ़ेद शर्ट पहने हूँ तो दर्पण सफ़ेद ही दिखाएगा, सफ़ेद के अंदर जो मैं पीला पहने हूँ वो नहीं दिखाएगा। ये दर्पण की औकात नहीं। लेकिन साहित्य की ये शक्ति है कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। साहित्य वहाँ तक भी पहुँचता है जहाँ तक मनुष्य की सामान्य संवेदनाएं नहीं पहुँच पाती हैं, वो उनका अनुभव कर लेता है। जो हमारी सबसे बड़ी कैपिटल है वो एआई हो जाएगी, मैं नहीं जानता, लेकिन ईआई हमारी कैपिटल है। डेनियल गोलमैन ने बहुत आगे जाकर के ईआई को पहचाना था, इमोशनल इंटेलिजेंस को, इमोशनल क्यूशेंट को,
लेकिन हमारे देश, हमारी संस्कृति में वैदिक काल से ही एआई समाविष्ट है। जो कुछ घटना है उसके पहले से हम जान जाते हैं, सोच जाते हैं। कारण ये कि वैदिक काल में जो ऋग्वेद के 10 ऋषि हैं, 10 दृष्टा हैं, वो दृष्टा इसीलिए हैं, वो कवि नहीं है, उन्हें पोइट हम नहीं कह सकते, न कहा गया है उनको, जो क्लासिकल वे है उनको दृष्टा कहा गया है, क्योंकि उनके पास वो दृष्टि थी, वो पैराडिग्म था कि उन्होंने वो देखा, वो जाना, वो महसूस किया जो पूरे कॉस्मिक वर्ल्ड में था, वो नहीं देखा जो केवल सामने था। और इसी आधार पर उन्होंने एक ऐसे पवित्र ग्रंथ और साहित्य की रचना की जो आज पूरे विश्व में मानक है और जिसके बराबर की कोई भी दूसरी स्थिति नहीं है। मेरी बात पूरी हो रही है, हो गई है। आप सबको बहुत बहुत आभार कि आपने बहुत प्रेम, धैर्य और अपनी तालियों के साथ में सुना। थैंक यू वेरी मच। अंत में दर्पण की जो बात सर ने की, मुझे कहीं कृष्ण बिहारी नूर साहब का एक शेर याद आ गया कि आईना ये तो बताता है कि मैं क्या हूं मगर, आईना ये तो बताता है कि मैं क्या हूं मगर, आईना इस पे है खामोश कि क्या है मुझ में। हमारे भीतर को प्रतिबिंबित जो कर दे ऐसा दर्पण अभी तक नहीं बना। बहुत सारे विषयों पर बड़ी सार्थक और विस्तृत चर्चा आदरणीय प्रदीप दीक्षित जी ने की। हमारे बीच में श्रवण शुक्ला जी मुझे उपस्थित दिखाई दे रहे थे, संभवतः बाहर चले गए। मैं प्रोफेसर आर्क वर्मा जी से आग्रह करूंगा कि आदरणीय डॉक्टर प्रदीप दीक्षित जी को सम्मानित करें। बहुत बहुत धन्यवाद।